जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा मराठा शक्ति को समझेंगे। मराठा मराठा को जैसे ही आपको नाम याद आता है तुरंत आपको वीर शिवाजी का नाम याद आ जाता होगा। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक आपको याद रखना है कि वो शिवाजी थे। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहां पर हुआ था पूछे तो बता देना, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन थे? इनके पिता थे। ठीक है, आपको अपने नोट्स में भी इसी प्रकार से लिखना है, शाहजी भोसले लिखिए। माता का नाम तो आपको पता ही है, जीजाबाई। जीजाबाई इनकी कौन थी? इनकी माता जी थी। ठीक है, ये यादव राव की पुत्री थी। इनका विवाह, इनकी जो पत्नी थी उनका आपको नाम याद रखना है। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? साईबाई निम्बालकर के साथ। साईबाई निम्बालकर के साथ। फिलहाल ये अपन ने जितना भी बताया इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 1640 में इनका यहाँ पर विवाह हुआ था। ठीक है, साईबाई निम्बालकर के साथ। इनके गुरु अगर पूछा जाए कि इनके गुरु कौन थे तो आप बताएंगे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके गुरु थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो सेकंड गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, तो दो इनके गुरु थे, सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा। ठीक है, फिर हम लोग अब बात करते हैं, शिवाजी ने सबसे पहले क्या किया था कि 19 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी में, तब ये लगभग 19 वर्ष के रहे होंगे, 19 साल के रहे होंगे, इन्होंने एक तोरण किले पे कब्जा कर लिया था। तोरण किले पर कब्जा कर लिया, और जो तोरण था वो बीजापुर रियासत के अंतर्गत आता था। ये किसके अंतर्गत आता था? ये बीजापुर के अंतर्गत आता था। ठीक है, इन्होंने पे कब्जा कर लिया था। 1656 में, आपको सन याद रखना है, 1656 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, फिर चूंकि इनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी तो इसी समय 1660 में औरंगजेब क्या करता है? शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना के भेजता है, मतलब राज्यपाल बना के भेजता है। 1660 में औरंगजेब औरंगजेब क्या करता है? शाइस्ता खां को शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल बनाकर भेजता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? शाइस्ता खां शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा होता, लेकिन 1663 ईस्वी में शिवाजी रात को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और उसका अंगूठा काट लेते। क्या करते हैं? और उसका अंगूठा काट लेते हैं। जब ये अंगूठा काट लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? वो शाइस्ता खां के पुत्र की, ठीक है, शाइस्ता खां के पुत्र को भी मार देते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे औरंगजेब की बेइज्जती हो जाती है। तो क्या करते हैं? 1663 में, ठीक है, शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया जाता है। शाइस्ता खां को
बंगाल भेजा जाता है। ठीक है, इस घटना के बाद। ठीक है, फिर इसी बीच 1664 से एक बार और दूसरी बार 1670, दो बार। ठीक है, सूरत में शिवाजी लूटपाट करते हैं। इस लूटपाट का उद्देश्य मुगल साम्राज्य को सिर्फ डराना ही होता है। ठीक है, फिर 1665 में 1665 में क्या करता है, राजा जय सिंह को औरंगजेब भेजता है। राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा जाता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वो डेट याद आती, जय सिंह और शिवाजी में बातचीत चल रही होती 23 जून 1665, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है, उसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि में आपको दो नाम याद रखने हैं, जय सिंह वर्सेस शिवाजी, इनके बीच पुरंदर की संधि होती है। यहां पर शिवाजी क्या करते हैं, 23 किले मुगलों को दिए जाते हैं और 11 किले शिवाजी के पास रहते हैं, इस संधि के अनुसार। ठीक है, अब इस सब के बाद शिवाजी क्या होते हैं, औरंगजेब के दरबार में पेश होते हैं। मैंने आपको मुगल में बताया था, ठीक है, कि कैसे वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन शिवाजी को क्या किया जाता है इसी समय, शिवाजी पहुंचते हैं औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, आगरा जाते हैं। शिवाजी कहाँ जाते हैं, इस संधि के बाद जयसिंह की शर्तों के अनुसार शिवाजी आगरा जाते हैं। शिवाजी औरंगजेब के सामने आगरा दरबार में आते हैं। ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को गिरफ्तार करा के 1666 में जब वो यहीं आते हैं तो यहीं से शिवाजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कर जयपुर भवन में कैद, जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। लेकिन वो 16 अगस्त 1666 को भाग जाते हैं। ठीक है, तो मिठाई की टोकरी से मतलब बैठ के वो वहां से भाग गए थे, ऐसा उनके बीच कहा जाता है। ठीक है, इसी बीच जब ये यहाँ पर आते हैं, उनको रख लिया जाता है, तो इनके जो शिवाजी के पुत्र थे, इसी बीच क्या था, जो शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है, संभाजी को 5,000 का मनसब दिया जाता है। 5,000 का मनसब बना के जागीर दे दी जाती है। ठीक है, तो जब ये पहुंचते हैं 22 मई को यहाँ पर, तो यहीं पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी समय। ठीक है, और वो 16 अगस्त 1666 को वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर आपको ये एक और इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, डेट याद ना रहे, ईयर याद रखिएगा, 5 जून 1674। ठीक है, रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान आते हैं। रायगढ़ में काशी के विद्वान आते हैं श्री गंगा भट्ट द्वारा।
श्री गंगा भट्ट द्वारा वो अपना राज्याभिषेक कराते द्वारा अपना राज्याभिषेक कराते। ठीक है, और यहीं पर उपाधि लेते हैं। कौन कौन सी उपाधि लेते हैं? यहीं पर वो छत्रपति की उपाधि लेते हैं, पहली उपाधि। दूसरी हैंदव धर्मोद्धारक की, मतलब हिंदू धर्म उद्धारक की। ठीक है, और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की। ये 3 उपाधियां लेते हैं और मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय वो कितने साल के थे ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा। इस समय वो लगभग 53 वर्ष के थे, तो 53 वर्ष की आयु में ही उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अब आते हैं तो आपको पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, शिवाजी के उत्तराधिकारियों को हम लोग बाद में देखेंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए और फिर पेशवा कौन कौन से हुए, या फिर कहिए तो साथ ही देख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। लेकिन अब समझिए, शिवाजी की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, शिवाजी की जो प्रशासनिक और जो राजस्व व्यवस्था थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को समझते हैं कि किस प्रकार से राजस्व की व्यवस्था शिवाजी के समय पर की गई थी। देखिए, जब भी शिवाजी की सेना कहीं लूट करती थी, तो लूट में जो टोटल धन होता था उसका 1/4 भाग छत्रपति के पास जाता था। छत्रपति मतलब शिवाजी के पास जाता था। ठीक है, जो छत्रपति के पास जाता था उसे बावती कहते थे। इसे क्या कहते थे? इसे बावती कहा जाता था। ठीक है, 1/4 हो गया, मतलब 25%। ठीक है, अब 6% था, वो पंत सचिव को मिलता था। पंत सचिव के पास जाता था, जिसे सहोत्रा कहते थे, जिसे सहोत्रा कहा जाता था। ठीक है, और 3% छत्रपति के द्वारा विभिन्न सरदारों को बांट दिया जाता था। जो 3% था, छत्रपति द्वारा सरदारों को बांट दिया जाता था, जिसे नाद गोंदा कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? इसे नाद गोंदा कहा जाता था। और जो बचा 66%, अब टोटल जो बच गया 66%, ये कहाँ जाता था? ये मराठा घुड़सवारों, ये मराठा घुड़सवारों को दे दिया जाता। ठीक है, जो राजभाषा थी शिवाजी की जो राजभाषा थी वो मराठी थी, तो सारा कामकाज मराठी भाषा में होता था। ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब शिवाजी की सेना की बात करते हैं। जो शिवाजी की सेना थी, सेना को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो पहला भाग था वो पागा सेना कहलाती थी, वो पागा सेना कहलाती थी। पागा सेना का मतलब क्या हो गया? नियमित घुड़सवार सेना, नियमित ठीक है।
अब जो दूसरी सेना होती थी, दूसरा पार्ट होता था, उसे कहते थे सलहेदार। सेना का दूसरा भाग होता था सलहेदार। सलहेदार को कहते थे अस्थायी घुड़सवार। अस्थायी घुड़सवार। और जो तीसरा हुआ करता था, तीसरा पार्ट, इसे कहते थे पैदल सेना। जो पैदल सेना हुआ करती थी। तो सेना 3 भागों में बंटती थी। ठीक है, अब चलिए कर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था में क्या था? ये जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर जिसको ये बेस्ड थी या उस पर आधारित थी। ठीक है, और इन्होंने रस्सी को हटाकर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया। ठीक है, रस्सी की माप को हटाकर काठी या फिर मानक छड़ी, काठी या मानक छड़ी का इन्होंने यूज करना शुरू करा। ठीक है, रेवेन्यू के रूप में, ठीक है, राजस्व के रूप में राजस्व जो था उपज का 33% था, मतलब 1/3 था। 33% या फिर 1/3 लेते थे। ठीक है, अब शिवाजी ने 2 कर भी लगाए थे। 2 कर थे। एक कर था चौथ और दूसरा कर था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चौथ क्या था? शिवाजी कहते थे सुनो दूसरे राज्य को कि हम तुम पे आक्रमण करने आ रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो हमें चौथ दे दो। ठीक है, मतलब पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण ना करने के लिए तो हमको चौथ दे दो। ठीक है, और सरदेशमुखी क्या थे? जो सरदेशमुखी था वो क्या था? ठीक है, मतलब अपने राज्य में वो कर वसूल करते थे। ठीक है, मतलब सरदेशमुखी क्या है? ये अपने राज्य में लिया जाता था, अपने राज्य में लगाया जाता था, क्योंकि महाराष्ट्र के वो पुश्तैनी सरदेशमुख थे, मतलब पुश्तैनी कर वसूलते थे। ठीक है, यहां तक आपको याद। अब चलिए शिवाजी के अष्टप्रधान को समझते हैं। शिवाजी के हम लोग अष्टप्रधान को समझने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान कौन थे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मतलब शिवाजी का मंत्रिमंडल। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कहता। ठीक है, और इसमें पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट पद था। अष्टप्रधान में पहला पद था पेशवा, जिसको अपन लोग प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब थे। ठीक है, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ये 2 चीजें देखते थे। राज्य का प्रशासन और दूसरा अर्थव्यवस्था, ये 2 चीजें देखने की जिम्मेदारी की थी। जो दूसरा व्यक्ति था शिवाजी के अष्टप्रधान का, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेहरा है वो था सेनापति, इसे सर ए नौबत कहते थे। सर ए नौबत मतलब सेनापति। और सेनापति क्या देखता था? सैन्य विभाग का प्रधान। जब युद्ध की नौबत आ जाए तो सर ए नौबत को बुलाते थे। ठीक है, मतलब
सैन्य विभाग का हेड यही थे। याद रखना, सारे नौबत मतलब युद्ध की नौबत। ठीक है, अब इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट चेहरा था, थर्ड, हम लोग तीसरे चेहरे को देखते हैं, जैसे अमात्य कहते थे। अमात्य मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर। अमात्य मतलब राजस्व मंत्री, वो अमात्य था। ठीक है, आय व्यय का लेखा, आय व्यय का लेखा जोखा रखने का काम कौन करता था? ये भाई साहब करते थे। अब शिवाजी की मंत्री परिषद का जो चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है, फोर्थ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे सूचना मंत्री कहते हैं। ठीक है, मतलब वाकया नवीस, वाकया नवीस, सूचना को इधर से उधर भेजना, डाकिया से याद कर लो, वाकया नवीस मतलब डाकिया। ठीक है, ये सूचना मंत्री थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे भैया। ठीक है, इनके दो काम थे, तो गुप्तचर व्यवस्था को बना के रखना, ठीक है, और संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष, संधि विग्रह। ठीक है, अब शिवाजी के अष्टप्रधान का जो पांचवा है इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उस पांचवें व्यक्ति को कहते हैं चिटनिस। चिटनिस, चिट जानते ना, छोटे में चिट बनाते थे आप नकल करने के लिए, चिटनिस। ठीक है, जो राजकीय पत्र थे, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली देखना। ये चिटनेस का काम था। ठीक है, तो चिटनेस आपको अच्छे से याद रखना है, चिटनेस। अब चिटनेस के बाद जो अगला व्यक्ति है जिसको आपको समझना है, जो सिक्स्थ पर्सन है, वो विदेश मंत्री था अपना, सुमंत। सुमंत कौन था? ये विदेश मंत्री था। ठीक है, अब विदेश मंत्री तक तो अपन ने कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था विदेश मंत्री। अब जो सातवां पर्सन है, सेवेंथ, उसको समझिए, पंडित राव। नाम ही है पंडित राव। पंडित राव क्या देखा करते थे? नाम सही से दिखाई नहीं दे रहा है, कलर सही नहीं है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पंडित राव क्या देखने का काम करते थे? धार्मिक कार्यों से संबंधित थे। ठीक है, और आठवां भाई साहब कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एर्थ। आठवां व्यक्ति था न्यायाधीश, जज। ठीक है, न्याय विभाग का हेड था। ये क्या था? ये न्याय विभाग का प्रधान था। इस प्रकार से शिवाजी की अष्टप्रधान समाप्त हो गई। ठीक है, अब अष्टप्रधान के बाद अपन को जो देखना है वो क्या देखना है? इसी समय में कुछ महत्वपूर्ण संत हुए थे, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण संतों को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी समझते हैं। हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में सबसे पहले आपको नाम पता है कौन थे? संभाजी। आपको संभाजी का नाम याद रखना है, फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, इन्होंने, इनके जो सलाहकार थे, संभाजी के सलाहकार कौन थे? एक बड़े व्यक्ति थे, उज्जैन के बड़े विद्वान थे, कवि कलश। यूपी पीसीएस कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। मुगल सेनापति थे मखर्रफ खान ने, उन्होंने कवि कलश को गिरफ्तार करके इसकी हत्या कर दी थी।
ठीक है, संभाजी के बाद कौन आया? संभाजी के बाद आते हैं राजा राम। के बाद आए राजा राम। ठीक है, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी, राजा राम ने दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। ठीक है, राजा राम 1700 में मुगलों से संघर्ष करते हुए मार दिए गए। राजा राम के बाद इनकी पत्नी ताराबाई। ठीक है, ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र के साथ, 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी सेकंड, का, ठीक है, की संरक्षिका बनकर गद्दी पर बैठी। ठीक है, इन्होंने उनका राजकाज संभाला। ठीक है, फिर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो संभाजी के पुत्र साहू को छोड़ दिया गया। ठीक है, जब साहू आया तो ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध, 1707 में ही। खेड़ा का युद्ध हुआ, साहू वर्सेस ताराबाई के बीच। ठीक है, इसमें साहू की जीत हुई, ताराबाई की हार हुई। ठीक है, और सतारा में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया। ठीक है, और यहीं से पेशवा उतर के सामने आए। तो खेड़ा के युद्ध में पेशवा का रोल था। ठीक है, पेशवा का रोल इस युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट था ताराबाई को हराने में। ठीक है, और यहीं पेशवा का पद, ठीक है, क्या हो गया, यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, इससे पहले नहीं था, यहीं से हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ठीक है, तो याद रखना, आपको पेशवा में याद रखना है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहते हैं। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है 1720 में। ठीक है, और इन्होंने ही पेशवा पद को वंशानुगत बनाया था। तो पूछें, पेशवा का पद वंशानुगत किसने बनाया था? यही इन्होंने। पेशवा का पद यहीं से वंशानुगत हो गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना, क्योंकि साहू ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब 1719 को आपको याद रखना है, अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ वर्सेस हुसैन अली, इनके बीच एक संधि हुई थी।
ठीक है, इसी को मराठा साम्राज्य की मैग्ना कार्टा कहते हैं। यही मराठा साम्राज्य की मैग्ना कार्टा मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति 1720 में गद्दी पर बैठता है और 40 तक रहता है, उसका नाम था बाजीराव प्रथम, इनके पुत्र। पुत्र थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था ये। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तो पूछा जाए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, भैया यही थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगर कभी पूछ ले कब किया था तो 1737 में दिल्ली पर। ठीक है, इस समय मुगल बादशाह कौन था, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि मोहम्मद शाह। ठीक है, इस समय शासक कौन था दिल्ली का, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। ठीक है, फिर पेशवा बाजीराव ही जो प्रथम थे, उन्होंने ही कहा था कि मुगल साम्राज्य की कमजोर नींव का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो इसके क्या करो, खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ही गिर जाएंगी। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, मैं इतने स्टेटमेंट को लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, इन्होंने ही कहा था मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक। जो स्टेटमेंट है कृष्णा नदी से अटक तक वाला स्टेटमेंट वो इन्हीं का था। ठीक है, अब एक आपको याद रखना, एक डेट याद रखनी है, 7 मार्च 1728, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क हैदराबाद के जो संस्थापक थे, बाजीराव फर्स्ट वर्सेस निजामुल मुल्क के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें निजाम हार गया, बाजीराव फर्स्ट की जीत हुई और यहीं पर एक संधि हुई। उस संधि का आपको नाम याद रखना, संधि को बोलते हैं मुंगी सेवा गांव की संधि। मुंगी सेवा गांव की संधि। ठीक है, बाजीराव प्रथम को मस्तानी के साथ संबंध में भी जाना जाता है। अगर बाजीराव प्रथम को आप समझ रहे हैं तो ये जो बाजीराव मस्तानी वाली जो कहानी है ना, ये बाजीराव प्रथम, ये मस्तानी है ना, ये वही वाले पेशवा हैं। ठीक है, तो आप ये इतना ध्यान रखेंगे कि मस्तानी के साथ संबंध वाले पेशवा कौन है, यही है बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, 1740 में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1740 में अब अगला कौन आएगा। ठीक है, तो 1740 से 60 के काल में एक नए पेशवा बने। ठीक है, ये जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ठीक है, इनको नाना साहब भी कहते हैं, इनको नाना साहब भी कहते हैं। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव को आप सही से याद रखेंगे। ठीक है, 1750 में एक संधि हुई जिसे बोलते हैं संगोला की संधि। तो क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं संगोला की संधि।
अब संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार आ गए। मराठा साम्राज्य के सारे अधिकारों पर किसका हक हो गया? पेशवा का हक हो गया। ठीक है। फिर हुई एक संधि, हुई झलकी की संधि। पूछते हैं झलकी की संधि किसके बीच हुई थी? निजाम वर्सेस बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव वर्सेस निजाम के बीच हुई थी। ठीक है, और इन्हीं के समय में पानीपत का थर्ड युद्ध लड़ा गया। इन्हीं के समय में पानीपत का थर्ड बार लड़ा गया। ठीक है, जो कब हुआ था अगर पूछें तो बताइएगा? 14 जनवरी 1761 का। इसमें मराठों की हार हुई, मराठों की हार हुई। ठीक है, और इसी समय इनकी डेथ हो गई। अहमद शाह अब्दाली से लोग हार गए थे। फिर 1761 में कौन पेशवा बना? माधवराव नारायण। माधवराव नारायण। ठीक है, अब चीजें बदल रही हैं। ठीक है, माधवराव ने क्या किया? माधवराव अब फिर मराठा साम्राज्य को उठाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसने क्या किया? मुगल बादशाह जो थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन योगी बन के रहे थे, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली पर बैठाया। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने पुनः इसको बैठा दिया। ठीक है, मतलब अब मुगल बादशाह क्या हो गया? मराठों का पेंशन भोगी हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हो गया? ये मराठों का पेंशन भोगी हो गया। ठीक है, अब चीजें अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं और समय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा ड्रेस्टिकली चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर 72-73 में जो पेशवा नारायण राव थे उनकी हत्या रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, 1772-73 में जो पेशवा थे नारायण राव, माधव राव का बेटा नारायण राव की हत्या चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। ठीक, अब क्या हुआ? अब पेशवा माधवराव नारायण सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया गया। इसके बाद कौन बना? इसके बाद बना माधव नारायण सेकंड। ये छोटा बच्चा था। ठीक है, इसकी देखरेख 12 सदस्यों की एक परिषद करा करती थी। इसमें 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है, अब अंतिम पेशवा था राघव। अंतिम पेशवा आप याद रख लो बस, फिर तो खींचतान चलती रही। आपका जो एग्जाम के लिए है वो बाजीराव सेकंड याद रखना है। अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव से। ये अंग्रेजों की सहायता से बना था, ये अंग्रेजों की हेल्प से पेशवा बना। ठीक है, याद रखना। तो मराठों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो बाजीराव सेकंड का माना था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। इसी ने
सहायक संधि स्वीकार की थी। कभी भी आ जाए, प्रथम पेशवा कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार की, तो तुरंत आप आंसर लगाएंगे बाजीराव सेकेंड। ठीक है। उसके बाद तो फिर अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध देखने को मिलते हैं, जो जिसमें मराठा साम्राज्य को बहुत क्षति होती है। पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। अब इस युद्ध को देखिए, बड़ा मतलब कहते हैं कि एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1775 में शुरू होता है और 82 वर्ष तक, 7 साल तक चलता है। ठीक है। और 1776 में, ठीक है, पुरंदर की संधि हुई। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कंपनी रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लेती है। ठीक है। फिर हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वार। सेकंड एंग्लो मराठा वार टाइम पीरियड है 1803 से 1805। हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे कि अंग्रेज ये वॉर करके बीच में फिर संधि क्यों करते थे। ठीक है। इसमें क्या हुआ, भोसले ने चुनौती दी, भोसले वर्सेस इंग्लिश ये हुआ था। ठीक है। और फिर एक संधि हुई थी देवगांव की संधि, देवगांव की संधि से ये फिर समाप्त हो गया था। फिर हुआ थर्ड वार हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वार। ठीक है। 1816 से 1818 तक चलता है। ठीक है। इसी में ही मराठा शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है। पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त हो गया। ठीक है। तो पेशवा का क्या हुआ, यहां से वंशानुगत जो अधिकार थे पेशवा के, वो अब यहां से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकेंड 2 युद्धों में हार जाता है। एक तो था कोरेगांव, आपको याद रखना है, और दूसरा रखना है अष्टी। इन दोनों युद्ध में वो हार जाता है। ठीक है। और मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है। मेलकम जो अंग्रेज जनरल थे, मेलकम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हारने के बाद किसके सामने समर्पण करता है, तो मेलकम बताना है। ठीक है। और इसको कहाँ भेज दिया, तो उसके बाद समर्पण कर देता है। फिर यहीं से पेशवा को बिठूर भेज दिया जाता है, कानपुर के पास पेंशन पर। ठीक है। जहाँ पर 1853 में इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको कितना सा याद रखना है। ठीक है। ओके। अब हमें कुछ ट्रीटियाँ याद रखनी है, कुछ संधियाँ याद रखनी है। हमें क्या याद रखनी है, कुछ संधियाँ याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट हैं संधियाँ। पहली देखो संधि हमको याद रखनी है, सूरत की संधि। हमें क्या रखनी है, सूरत की संधि कब हुई, 1775 में हुई। रघुनाथ राव वर्सेस ईस्ट इंडिया। ठीक। तो सूरत देखी रघुनाथ की अंग्रेजों ने। ठीक है। तो सूरत की संधि आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। दूसरी आपको याद रखनी है पुरंदर की संधि।
पुरंदर की संधि 1776 में होती है। ठीक है, ये किसके बीच होती है? पेशवा माधवराव नारायण राव, पेशवा माधवराव नारायण राव वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। तीसरी जो हमको याद रखनी है, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि 1779 में होती है। ठीक है, ये भी पेशवा माधव नारायण राव वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। ठीक है, चौथी होती है सालवाई की संधि। ठीक है, 1782 में होती है और यहीं पहला युद्ध खत्म होता है। ठीक है, ये होती है बाजीराव सेकंड वर्सेस कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पांचवी संधि जो हमें यहां पर याद रखना है वो है बेसिन की संधि। ठीक है, इसका ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1802 में होती है। ठीक है, पेशवा माधव राव नारायण वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। ठीक है, सिक्स्थ जो संधि है वो देवगांव की संधि थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई है। ठीक है, और ये भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है, भोसले वर्सेस कंपनी के बीच में हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको यहाँ तक याद रखना है। फिर जो सातवीं संधि को याद रखनी है वो है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, ये अभी 1803 में ही होती है और ये सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, सिंधिया वर्सेस कंपनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपको जो संधि याद रखनी है वो है राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि ये 1804 में होती है और ये भोसले के साथ होती है। ठीक है, फिर आपको याद रखनी है नागपुर की संधि, नागपुर की संधि। ठीक, उसी समय की ये भी है। ये अप्पा साहेब नागपुर में कौन थे? अप्पा साहेब वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। फिर आपको याद रखनी है ग्वालियर की संधि, 1817 में होती है और ये सिंधिया वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। फिर पूना की संधि होती है, 1817 में होती है, पेशवा वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। और लास्ट संधि जो आपको याद रखनी है मंदसौर की संधि, जो कि सबसे लास्ट में होलकर ने हार मानी थी। ठीक है, तो होलकर राजवंश बड़ा ताकतवर राजवंश था, तो मंदसौर की संधि को आप याद रखेंगे। ठीक है, 1818 में होती है, होलकर वर्सेस कंपनी के बीच में होती है। तो यहीं पर होलकर से बीच ये कंपनी होती है, यहीं पर होलकर भाई साहब धीमे पड़ गए थे, मंद पड़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को याद रखना है। इसी समय में कुछ मराठा संत वगैरह हुए थे, महाराष्ट्र में प्रमुख संत हुए थे जिनको पेशवाओं और शिवाजी का बड़ा संरक्षण प्राप्त रहा। ठीक है, तो कुछ मराठा संत भी देख लो, इम्पोर्टेंट है, समकालीन है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव लिखा हो या फिर ज्ञानेश्वर लिखा हो, तो आप एक ही संत की बात कर रहे हो।
ठीक है। ज्ञानेश्वर ने 1200, इनका जो टाइम है 1271 से 96 AD के बीच रहे, भक्ति काल के संत हैं। ठीक है। इन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखी थी। इन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका टीका लिखी थी। ठीक है। दूसरा एक संत है नामदेव, क्रम भी आता है इनका मिलाने को। नामदेव 1270 से माने जाते हैं। ठीक है। और 1350 तक। ठीक है। इनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे? ये विठोबा, विष्णु को विठोबा के रूप में, विष्णु की पूजा विठोबा रूप में की। विठोबा कह दो या फिर विठल कह दो। ठीक है। और एक संप्रदाय चलाया था, बरकरी संप्रदाय। नामदेव ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? बरकरी संप्रदाय चलाया था। ठीक है। फिर एक और संत हुए, उनका नाम था एकनाथ। एकनाथ 1533 में आए और 1599 तक रहे। रामायण पर इन्होंने भावार्थ रामायण नाम से टीका लिखी थी। रामायण पर एक टीका लिखी थी, इसका नाम था भावार्थ रामायण। चौथे एक संत थे इंपॉर्टेंट, उनका नाम है तुकाराम। तुकाराम ये 1608 से इनका समय 81 तक रहता है। ठीक है। भक्ति परक कविताएं लिखी थी इन्होंने, भक्ति परक कविताएं, जिनको अभंग कहते हैं। ठीक है। और एक और आपको संत याद रखने हैं, रामदास को। रामदास बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1608 से 81 तक आप इनको भी देखेंगे। इन्होंने दास बोध नाम की एक बुक लिखी थी, दास बोध। ठीक है। इन सभी ने मराठी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है। शिवाजी के गुरु थे रामदास। दासबोध में मराठी राष्ट्रवाद पे बहुत कुछ है। दासबोध में ही मराठी राष्ट्रवाद पे आपको डिटेल में मिलते जानकारी, मराठी राष्ट्रवाद पर। ठीक है। इसमें आपको जानकारी मिलती है। तो बच्चों इतना आपके लिए पर्याप्त है मराठा पेशवा और मराठा साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को और मराठा संतों के बारे में। अगर आपने इतना कर लिया, इससे ज़्यादा फिर आपको करने की नीड नहीं है। पूरा मराठा हो गया, पूरा मराठा साम्राज्य हो गया, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। और मराठा संत हो गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं आना। कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है, गारंटी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।